चलिए तो हम लोग का जो है दूसरा सेशन स्टार्ट होगा अब, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो सोमवार से है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, फिर भी एक बार याद दिलाना चाहते हैं आप लोगों को कि सोमवार से जो है हम लोग का अब ये आज लास्ट 35 जो है ये टेस्ट सीरीज हम लोग जो आज कर रहे हैं अभी, है ना। लेकिन सोमवार से जो है हमारा AITT लेवल का जो एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020, जो फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का जो होने वाला है, उसी के पैटर्न पर हम लोग अब टेस्ट देंगे, है ना। मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो ये हमारा 5-6 दिन चलेगा, मतलब कि 5 दिन मॉक टेस्ट चलेगा, यानी 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। एक दिन और बचेगा 29 तारीख को, जो हमारा फाइनल टेस्ट होगा, है ना। और इस 6 दिन के अंदर में, इस 6 दिन के पीरियड में किसका किस तरह का मार्क्स आता है, कैसा परफॉर्मेंस है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग तय करेंगे कि कौन बच्चा का नंबर कितना है, उसको कितना मार्क्स देना चाहिए। इस तरह से मतलब जो भी है ना, मतलब ये किया जाएगा। तो आप लोग जो है मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे 24 तारीख से, है ना। और 29 तारीख तक जो है फाइनल होगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्लास जो है ऑफ हो जाएगा। और फाइनल एग्जाम कब होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो चलिए जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है पहले उसको करते हैं। 34 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक लोड उत्पन्न होता है। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं उसमें कौन सा ऐसा उपकरण होता है जहाँ से कि काफ़ी लोड उत्पन्न होता है। तो देखिए कहीं कहीं देता है ये इमर्सन हीटर होता है, हीटर उटर भी देता है, और हॉट प्लेट भी देता है ना। तो यहाँ पे हॉट प्लेट दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमारा हॉट प्लेट के माध्यम से जो है घर में हमारा जो लोड जो है वो अधिक उत्पन्न होता है ना। तो इसको याद रखना है दोनों। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसमें जो प्रेरित EMF होगा वो किस नेचर का होगा, ठीक है। कोई भी चालक है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें जो हमारा EMF जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा, वो किस नेचर का होगा। तो ये हमारा डायनेमिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? डायनेमिक नेचर का, यानी कि गतिज नेचर का होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? गतिज, यानी डायनेमिक। आगे बढ़ते हैं। कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कौन सी डिवाइस में हमारा करंट और वोल्टेज का मान जो है उच्च होता है, यानी कि हाई रेटिंग में होता है? तो ये हमारा होता है IGBT। IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है एग्जाम में। IGBT का फुल फॉर्म जो होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसको याद रखना है। इसका जो करंट और वोल्टेज रेटिंग जो होता है हाई होता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। हम लोग जो घरों में जो वायरिंग करते हैं उसमें जो है हम लोग जो चालक का इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन किया हुआ रहता है या इंसुलेटेड होता है। तो वैसा हम लोग क्यों करते हैं? सेफ्टी पर्पज से ही करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि आघातों से बचाव के लिए, यानी कि सेफ्टी पर्पज से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि न्यून साइन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका CTI में जरूर रहेगा, है ना। जो फाइनल एग्जाम होगा CTI वाला आप लोगों का। देखिए तो न्यून साइन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज जो है निर्भर करता है हमारा। न्यून साइन ट्यूब अगर है उसमें जो है हमारा वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यून साइन ट्यूब के में हमारा जो होता है वो वोल्टेज जो निर्भर करता है कि हमारा न्यून साइन ट्यूब की जो लंबाई है वो कितना है, यानी कि न्यून साइन ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है हमारा वोल्टेज।
अगर यही क्वेश्चन पूछता कि करेंट किस पे निर्भर करता है, तो हमारा नियॉन साइन ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, व्यास जिसको बोलते हैं, व्यास है ना, व्यास हमारा कितना है, नियॉन साइन ट्यूब का व्यास कितना है, उस व्यास के ऊपर निर्भर करता है हमारा करंट। लेकिन वोल्टेज अगर देता है तो ये हमारा नली की लंबाई कितना है उस पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि फेराइट निम्नलिखित से संबंध है। फेराइट, जैसे कि आप लोग मैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारा पढ़े हैं, है ना, तो हमारा जो फेराइट होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में निकेल, कोबाल्ट, एल निको, ये सब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। उसी तरह से हमारा फेराइट भी क्या है, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि फेरो चुंबकीय पदार्थ है। इस तरह से इसको याद रखना है। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए द्रव्यमान का पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। ये फैराडे के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान है जो है किसके समानुपाती होता है। तो एम बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई टी, या एक और होता है जेड आई टी भी, है ना। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, है ना। तो हमारा आई का जो है समानुपाती होता है, एम मास द्रव्यमान जो है आई के समानुपाती होता है, यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है। देखिए फुल वेव का जो होता है ना, वो होता है फाइन टू फाइन। क्या होता है, फाइन टू फाइन, है ना, या फुल इन इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको। इस तरह का कुछ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे हाफ वेव में, फुल वेव में, आप लोगों को ये याद रखना होगा। देखिए इधर लगातार ये गलत हुआ है नरेंद्र कुमार से। ये क्वेश्चन देखिए गलत किए हैं, जो कि छोटा क्वेश्चन है। ब्रशेज स्थापित किए जाते हैं, ब्रश जो हम लोग स्थापित करते हैं वो कहाँ करते हैं, एमएनए पर, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जिसको बोलते हैं। ब्रश जो स्थापित करते हैं वो हम लोग एमएनए पर करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं। यदि किसी लैंप को उसकी अंकित वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाए तो उसकी आयु क्या होगा, उसकी कार्यकारी आयु क्या होगा। कोई भी लैंप है ना, जो उसका वोल्टेज रेटिंग है उससे अगर कम रेटिंग पर हम लोग प्रचालित करते हैं, कम वोल्टेज रेटिंग पर उसको अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसका लाइफ जो है जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा, है ना। तो उस लैंप की आयु जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए तो अब इधर हम लोग को बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रूम हीटर का एलिमेंट, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना हुआ रहता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट जितना भी होता है मैक्सिमम ये हमारा होता है जो नाइक्रोम का ही होता है ना। कोई भी अगर हीटिंग एलिमेंट है मैक्सिमम जो है नाइक्रोम का ही बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि रूम हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो किस का बना हुआ रहता है, तो ये हमारा नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग प्रैक्टिकली ये सब किए भी हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में। तो देखिए लग को कसने के लिए लग को केबल के समापक सिरे पे, जहाँ इंडिंग सिरा है केबल का, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगों को लगा करके कस देते हैं, है ना। तो उसको कसने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल्स जिसको उसको बोलते हैं, क्रिम्पिंग टूल्स। यहाँ पे दिया है क्रिम्पिंग प्लायर्स, क्योंकि वो प्लायर्स के ही समान होता है ना। तो ये हमारा होता है क्रिम्पिंग टूल्स, जिसके माध्यम से हम लोग केबल में लॉगों को, इंडिंग सिरा पे लॉगों को लगा करके और इसे दाबते हैं, है ना, प्लायर के समान। तो इसको याद रखना है। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पथ की संख्या कितनी होती है। तो लैप वाइंडिंग में हमारा जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। अगर वेव वाइंडिंग पूछता, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या, तो हमारा वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है, चाहे पोल की संख्या कितना हो क्यों ना हो, है ना। लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या होता है, पोल की संख्या के बराबर।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह नियम जो प्रतिपादित करता है कि प्रेरित ईएमएफ तथा करंट अपने उत्पादन का विरोध करता है, यह हमारा कौन सा नियम है? तो लेंज लॉ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जिसके कारण जनरेट होता है उसी को ये क्या करता है? विरोध करता है। तो ये हमारा लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ का रूल है ये। इसको अच्छे से आप लोगों को समझाए थे, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस पे। सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है? सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल आप लोग पढ़े हैं, है ना? तो सेकेंडरी सेल हमारा जो होता है, इसका मेन एडवांटेज यही है कि इसे हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? स्लीव ये निर्माण के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा चालक ही होता है। क्या होता है? चालक ही होता है, यानी कि चालक मटेरियल होता है, चालक धातु होता है हमारा। और वो इसमें कई टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्युमिनियम का भी, है ना, कॉपर ऊपर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। हीटर हमारा जो होता है वो किस पर कार्य करता है? आज का हमारा जो है आखिरी सवाल है। हीटर जो है हमारा रेजिस्टेंस का भार कैसा है उस पर ये निर्भर करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। हीटर हमारा जो है रेजिस्टेंस का भार कैसा है उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। ये सिंपल है ना? आते हैं इधर, थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग अभी अनम्यूट होंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको किया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट, हाँ, चलिए आप लोग अनम्यूट हो जाइए, है ना, और जो भी क्वेश्चन है पूछा जाए। अच्छा चलिए ठीक है। तो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आप? नंबर बोलिए। पहला क्वेश्चन नंबर। ओके, आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 किलोहर्ट्ज, है ना। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का मान 2 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है तो हमारा समय कितना होगा, या अवधि काल, मतलब वही समय के ही बारे में पूछ रहा है, अवधि काल यानी कि टाइम कितना होगा, है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम, ध्यान से सुनेंगे। फ्रीक्वेंसी और समय जो हमारा होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर 1/t या टी बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी के मान दिया हुआ है और टी बराबर 1/f, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, है ना। करिए ना सर, हाँ बोलिए। सोल्यूशन करिए ना बोर्ड पर। देखिए पीछे बोर्ड नहीं है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि सिंपल एकदम। आप लोग क्या करेंगे कि 1/2 किलो हर्ट्ज है ना, फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 2 किलो हर्ट्ज है ना। तो वहां से आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम 1/2 किलो तक के मान कितना? 2 पे कितना जीरो? 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा बाबू वो क्या होगा? 0. है ना, 0005, ठीक है। वो आंसर वहां पे गलत है, इसको थोड़ा सा याद तो रखेंगे आप लोग। हाँ 1/2 किलो हर्ट्ज है ना, 2 किलो हर्ट्ज। देखिए वहाँ के का जो वैल्यू है ना वो छूट गया है, समझ रहे हैं। तो 1/2 किलो माने कि 2 किलो यानी 2 पे 3 जीरो, इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना? 0.0005, ये हमारा समय होगा, मिली सेकेंड जो भी है। नहीं ठीक तो है जी, मिली सेकेंड में कर दिया ना उसको, 5 मिली सेकेंड, ठीक तो है। 0.005 को मिली सेकेंड में चेंज कर दिया है तो 5 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है।
चलिए आगे और कोई दिक्कत बोला जाए, एनीबॉडी? सर जी हाँ जो 32 नंबर क्वेश्चन था एक्टिव हाँ अपोनेंट वाला, हाँ, एक्टिव उस एक्टिव ऑप्शन बता रहे हैं, एक्टिव और पैसिव है ना, दो तरह का आप लोगों को बताया। तो इसमें देखिए आप लोगों को याद रखना है, अगर मान लीजिए कि डिफिनेशन नहीं याद है, जैसे कि अभी अभी हम आप लोगों को बताए कि हमारा पैसिव कंपोनेंट जो है वो क्या होता है ना। तो पैसिव कंपोनेंट हम लोग जो होता है उसको कार्य करने के लिए क्या होगा कि बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी सोर्स की, बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, किसको? पैसिव कंपोनेंट को, है ना। और यह जो हमारा होता है किसी भी सिग्नल को सप्लाई नहीं कर सकता है, पैसिव कंपोनेंट। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी भी सिग्नल की पावर को नहीं बढ़ा सकता है, क्या? पैसिव कंपोनेंट, है ना। लेकिन हमारा एक्टिव कंपोनेंट जो होता है ये सारा काम करता है, यानी कि किसी भी सिग्नल को पावर को भी बढ़ाता है ना। तो इस तरह से याद रखना है। सिंपल वे में क्या बताए हम कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट जो है, अगर देखिए 100% ये मतलब कि एथी नहीं होता है, सटीक नहीं होता है 100%, लेकिन सिंपल वे में आप लोगों के लिए सिर्फ याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताए कि जितने भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो समझिए कि पैसिव में आ जाएगा, है ना। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो हमारा एक्टिव में आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग 100% मान के नहीं चलेंगे, लेकिन उतना तो जरूर है कि जब ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से छाट सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन में दो दे सकते हैं कि नहीं सर? पैसिव पैसिव कंपोनेंट में हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब हमारा क्या है? पैसिव कंपोनेंट है ना। एक्टिव में क्या आएगा? ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब हमारा क्या है? एक्टिव में। चलिए और कोई क्वेश्चन? दोनों ऑप्शन दे सकते हैं कि नहीं सर? दोनों ऑप्शन तो देगा ही ना, बिल्कुल यही नहीं, ऑप्शन ही जैसे रहेगा। देखिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, ट्रांजिस्टर, डायोड, यही सब तो ऑप्शन ही रहेगा, आज मिला जुला रहेगा। नहीं सर, उसी में पूछेगा कि कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है। अब उसमें अगर याद है तो कहने आप का मतलब है मारेंगे। ना सर, हाँ बोलिए। कहने का मतलब है ना, हाँ अगर एक्टिव में दे दे ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों, हाँ ऐसा हो सकता है? दोनों नहीं देगा ना, दोनों अगर देगा तो एक ऑप्शन रहेगा जिसमें देगा कि दोनों, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों दे दिया तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि दोनों, यस ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, है ना। हाँ ठीक सर, यही पूछ रहे थे। ओके। चलिए ओके तो सर, फिलहाल आप लोग जाइए, टाइम भी ओवर हो गया है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए। और सोमवार से हम लोग फिर से मिलते हैं एकदम नए नए प्रिपरेशन के साथ और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।